अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब ठीक होंगे जी। जिस तरह आप सबको पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल की समरी और इसके साथ साथ जी ग्रामर, एसे, प्रेसी के ऊपर भी आपको लेक्चर्स मिलते हैं। और हमने बुक रीडिंग स्टार्ट की हुई है और बुक जो स्टार्ट की है वो सैपियंस है। एंड हम उसको जी एक ही दफ़ा में आपको सारी वीडियो नहीं प्रोवाइड करते। अ, हम उसकी चैप्टर के अंदर जो डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं। एंड इसके साथ साथ हमने एक और सीरीज स्टार्ट की हुई है हिडन सीरीज के नाम से, जिसमें आपसे जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स जो आपसे छुपाए गए उसके ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरह डेलिबरेटली जो फैक्ट्स थे जो कि पता होने चाहिए थे लेकिन हमें नहीं बताया गया। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले तो बेटा ये चार आर्टिकल हैं डॉन के। तो एक तो है जीआईटी इज नो आंसर, और एक है जी कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अ सैफ्रॉन रीबर्थ और बिल्डिंग ट्रस्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि सब पे ही मैं थोड़ी थोड़ी बात करूं। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जी बिल्डिंग ट्रस्ट वाला। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। सबसे पहले अगर हम जेआईटी के ऊपर बात करें, जेआईटी इज नो आंसर। मैं इसको ओपन कर रहा हूं जी आपके साथ। अगर हम जेआईटी इज नो आंसर के ऊपर बात करें तो मैं आपको कुछ ही वर्ड्स में या कुछ ब्रीफली इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या बात हो रही है। बेटा इसमें जो राइटर हैं वो बात करते हैं जो रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन जेआईटी यानी कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है कि वो उन जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के अगेंस्ट या फिर जो अदालतों के अगेंस्ट या जजिस के अगेंस्ट जो माल जो कंपेन्स चलाते हैं, यानी कि जो जी बुरे अलकाबात उनको देते हैं, तो इस तरह की अ, उनको इन्वेस्टिगेट करेगी और उनको कटहरे में लाएगी। और डेफिनेटली राइटर कहता है कि भाई अ, कुछ क्वेश्चन राइटर रेज करता है जिनमें वो पूछता है कि क्या जो डिसीजंस हैं वो जजिस के राइट हैं, यानी कि वो अवामी जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या इसके साथ साथ क्या जजिस ने खुद को कंट्रोवर्शियल नहीं किया हुआ, क्या जजिस में डिवीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। इन क्वेश्चंस को वो डिस्कस करते हुए उसके बाद जी जब वो आगे इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखता है तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी में डेफिनेटली एवरीवन इज अकाउंटेबल। नो डाउट कि सबकी रिस्पेक्ट है और उसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, लेकिन हर पर्सन अकाउंटेबल है। उससे वो बताते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स हो, डेफिनेटली जजेस भी जो हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो ये भी अकाउंटेबल हैं। वो बताते हैं एक मिसाल देके कि किस तरह यूएसए में जो दो जजेस हैं उनका नाम भी इसमें पैराग्राफ इस आर्टिकल में गिवन है कि उनको किस तरह से अ, अवाम की तरफ से एथिकल बेसिस के ऊपर कि उन्होंने कुछ ने फ्री ट्रिप्स कब एक्सेप्ट किए, किसी ने जी महंगे तोहफे लिए। तो इस तरह से उनको क्रिटिसिज्म का सामना है। और हमारे यहाँ जो हमारी जुडिशरी है, अगर हम उनको देखते हैं तो वो तो खुद ही कंट्रोवर्शियल है। राइटर कहता है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो जस्टिस मजर नकवी साहब और फिर एजाजुल एहसन साहब जो रिसेंटली मिस्टीरियस वे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मजर नकवी साहब के अगेंस्ट तो केस चल रहा था करप्शन का। तो जब जजिस का खुद का कंडक्ट ऐसा होगा, जब उसमें इस तरह से डिवीजन होगी, तो फिर आप किस तरह से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पीपल्स हैं, जो अवाम है जिनके टैक्स के ऊपर ये लोग अ, ये सब कर रहे हैं, तो वो कैसे इनको माफ करेगी। हाउ इज दिस पॉसिबल। दैट इज फर्दर जी राइटर इसमें ये भी बात करता है कि नो डाउट जो फिर उसके बाद वो जो सीजेपी है, यानी कि
करंट जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायद ईसा, उनके ऊपर भी बात करते हैं। उनके डिसीजन जो उन्होंने पीटीआई को डिप्राइव कर दिया बैट से, उसके ऊपर भी बात करता है। वो कहता है कि वो भी कंट्रोवर्शियल है, और जब आप इस तरह के डिसीजन देंगे तो डेफिनेटली जो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। और फिर वो जेआईटी के ऊपर ये कुछ बातें करता है, और वो कहता है कि किस तरह से इतनी बड़ी, जिसमें करोड़ों में जी अकाउंट्स हैं, और किस तरह से उनको जेआईटी वो पता लगा सकती है। और डेफिनेटली अगर जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो अगर वो ऑलरेडी पता है, उनके ऑलरेडी कुछ तासुबात हैं, जिस तरह वो राइटर कहता है कि पीटीआई के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो वो तो ऑलरेडी अपना रिजल्ट दे चुके हैं। सो इन दिस वे राइटर जो है जी इन तमाम चीज़ों को इसमें डिस्कस करता है। और वो कहता है कि जो सीजेपी है उनको चाहिए कि डेफिनेटली वो इस तरह के जो डिसीजंस हैं उनसे खुद को अलग रखे। लाइक वो डिसीजंस इस तरह के नहीं दे जो किसी के जो बेसिक राइट्स हैं उसको ही वायलेट कर दे, जो कि अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। सो एंड पे जाके जी वो इसी तरह से इसको कंक्लूड करता है कि जो हिस्ट्री है डेफिनेटली वो इन तमाम चीज़ों को नोट करती है, और हिस्ट्री आपको हमेशा याद रखती है, चाहे आप रिटायर्ड भी हो जाए। होपफुली ये जो आर्टिकल था इसको मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया इन अ ब्रीफ वे। फर्दर जी जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेटा इसमें जो बात हो रही है इस पूरे आर्टिकल में, इसमें राइटर पहले क्वेश्चन करता है कुछ। वो कहता है जी कि अगर आपने ये किसी से पूछना हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन से, कि कौन सी पार्टी जो है उसने इकोनॉमिक को बेहतर तरीके से मैनेज किया है, तो उसके ख्याल में, राइटर के ख्याल में कोई भी नहीं है ऐसी पार्टी। ठीक है। फिर वो राइटर कहता है कि जिस तरह आजकल जो पीएमएलएन है, तो वो कह रही है कि हमारे दौर में जीडीपी बहुत अच्छी थी, इन्फ्लेशन कम थी। तो इस तरह की वो कुछ इंडिकेशन दे रही है। यानी कि ये जो इंडिकेटर है अकॉर्डिंग टू राइटर, वो कहता है कि ये जो इंडिकेटर है ये किसी की परफॉर्मेंस को मैयर नहीं करते। और जो आपकी जो बेहतर परफॉर्मेंस होती है, लाइक वो कह रहा है कि तीनों जो बड़ी पार्टी हैं इनमें से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने जो इकोनॉमी है पाकिस्तान को उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया था। राइटर के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी की बेहतर मैनेजमेंट है वो बेटा तब नजर आती है जब उसके जो बेनिफिट्स हो वो शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो राइटर कह रहा है कि इन्होंने जो बेनिफिट्स क्रिएट किए वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। आगे वो कुछ मिसालें देता है इन चीजों की। वो कहता है कि जिस तरह अगर हम देखें तो ये लोग क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स में। अब डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे तो कोई रेवेन्यू नहीं आएगा ना। मोटरवे से क्या रेवेन्यू आएगा? क्या डॉलर्स आएंगे आपको? क्या आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास पैसा नहीं है? आपके पास डॉलर नहीं है, पैसे आप जितने मर्जी छाप लो। फिर उसके बाद राइटर के अकॉर्डिंग जी दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मनी छापते हैं। वो राइटर कहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो इनको फायदा हो जाता है, जीडीपी इनहेंस हो जाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए उसके नुकसान होते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा मनी छापते हैं तो एक साल के बाद डेफिनेटली जो उसकी इन्फ्लेशन है उसकी वजह से वो बहुत हाई हो जाती है। तकरीबन 18 to 24 मंथ्स के बाद, शॉर्ट टर्म के बाद जब आप ज्यादा से ज्यादा पैसे छापते हैं तो 18 to 24 मंथ्स के बाद जो डॉलर की एक जो डिमांड होती है वो हाई हो जाती है, आपके यहाँ इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, एंड सो ऑन। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती है कि जब जो भी नई गवर्नमेंट आती है सारा का सारा जो एक उन्होंने तबाहकारी की होती है वो उनके खाते में डाल देती है। राइटर कहता है कि 2008 में जो भी अ, मसाइल जो पैदा हुए, तो उससे पहले जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, या मुशर्रफ के जो पॉलिटिकल इत्तेहादी थे, कोलिशन में थे, जो उन्होंने सारे की सारी वो तबाहकारी डाल दी जरदारी साहब के हिस्से में। फिर 2008 के बाद जब 2013 में एक ट्रांजिशन हुई, स्मूथ ट्रांजिशन हुई, और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो जरदारी साहब ने भी सेम वही सब किया। और बैक
तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही सब किया पीटीआई के साथ, और फिर पीटीआई ने भी जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो वही सब किया कि सारा का सारा जो एक तबाहकारी का एक जो पार्ट था जी, वो आने वाली गवर्नमेंट के अंदर कर दिया कि सारी की सारी तबाहकारी उन्होंने की है। जबकि ये क्या करते हैं, जब 2008 में मुशर्रफ की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी तब भी एक डेप्थ था, और फॉरेन डेप्थ था जी राइटर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा। फिर 2013 में जब पीपी की गवर्नमेंट छोड़ के गई तब भी एक फॉरेन डेप्थ था जी बहुत ज्यादा। सो फिर इसी तरह से 2017 या 18 में जब पीएमएल की गवर्नमेंट छोड़ के गई तब भी एक फॉरेन डेप्थ बहुत ज्यादा था। फिर इसी तरह से जब पीटीआई को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ऑस्टर किया गया था थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो तब भी उन्होंने फॉरेन डेप्थ, ये जो कर्जा था वो बहुत ज्यादा था। और क्योंकि ये सब ऐसा ही करते हैं कि बाहर से कर्जे लेते हैं और फिर यहाँ पे आके जो वो इन्वेस्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट्स में कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां से उसको उनको रेवेन्यू नहीं आता। और यही वजह है कि हम अभी तक आईएमएफ के प्रोग्राम से नहीं निकल पा रहे हैं, और जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी इस इलेक्शन के थ्रू, वो भी कंपलसरी होगी कि वो इसमें जो आईएमएफ के प्रोग्राम को ले। सो राइटर जी इन तमाम चीज़ों के साथ इसको कंक्लूड करता है। और वो कहता है जी कि अगर आपने इकोनॉमी को एक नई सिमत में लेके चलना है तो डेफिनेटली आपको एक न्यू अप्रोच के साथ मूव करना पड़ेगा। आप इस पुरानी अप्रोच के साथ नहीं चल सकते, अदरवाइज होगा जो होता आया है। ये था जी हमारा सेकंड आर्टिकल। और नेक्स्ट जो है वो है जी सैफरॉन रीबर्थ। सो ये बेसिकली जो आर्टिकल है, ये रिसेंटली जो एक मंदिर का इफ्तिताह हुआ है, राम मंदिर का, और अयोध्या सिटी में, इंडिया में जी, उसके ऊपर है। और डेफिनेटली वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को 1992 में जी शहीद किया गया। एंड फर्दर फिर उसकी जो रिमेनिंग्स थी उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देखिए वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, और एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि यहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं। डेफिनेटली राइटर इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। और वो कह रहा है कि जो एक नेहरू का और गांधी का एक सेकुलर इंडिया था, वो अब एक जी हिंदू नेशनलिस्ट इंडिया बनता जा रहा है, जो कि मोदी की लीडरशिप में है। एंड फर्दर अगर हम इसमें देखते हैं तो राइटर हमें ये भी बताता है कि जो कॉस्ट है इस मंदिर की वो है जी 800 करोड़ इंडियन रुपीस में, और 217 मिलियन डॉलर। एंड फर्दर जो आरएसएस के श्री मोहन भगत हेड हैं आरएसएस के, उन्होंने बेसिकली इस जो टेम्पल था उसकी इफ्तिताह के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, और उन्होंने कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा ये उनका कोई जी मजहबी वो उनकी कुछ तकरीबात है, सरमनी है जी उनकी, जिस तरह उनकी रिचुअल्स हैं। तो उन्होंने वो जी किया अभी रिसेंटली 22 जनवरी को ये सब हुआ था। एंड फर्दर जी अगर हम देखते हैं तो जो गांधी साहब को, जो कि फाउंडर थे इंडिया के, उनको भी जो कत्ल किया गया था वो भी आरएसएस के ही एक मेंबर की तरफ से कत्ल किया गया था, जिसका नाम था नथुराम। ठीक है। और इसका इसका मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड राम। एंड फर्दर अगर हम देखते हैं तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू राइटर कि जी इसमें जी बहुत ज्यादा पैसा बहाया गया, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि अभी मई में इंडिया में इलेक्शंस आ रही हैं, और डेफिनेटली मोदी के लिए वो थर्ड टर्म में दोबारा से उसने प्राइम मिनिस्टर बनने की वो कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो रिलीजियस कार्ड खेल रहा है। अभी तक जो मंदिर है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और उसका इफ्तिताह कर दिया गया जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन। और वहां पे कुछ ऐसे लोगों को इनविटेशन दी गई जिन्होंने उसके लिए इन्वेस्ट किया बहुत ज्यादा। फिर जी फर्दर जो वहां पे इनविटेशन थी वो कुछ फिल्म स्टार्स को थी, और वो फिल्म स्टार्स डेफिनेटली वो तो एक इतनी लेविश मंदिर को देखने के लिए आए थे जैसे उनका फिल्म का सेट हो। एंड इसके साथ साथ जी यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो एल के एडवानी है और उनकी एफिलिएशन है आरएसएस के साथ, बेसिकली वो बानी है बीजेपी के, जो इस वक्त करंट
पावर में पार्टी है इंडिया के, यानी कि मोदी की जो पार्टी है उसके जो बानी है उनका नाम है LK आडवाणी। उन्होंने एक राम यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से, जो कि गुजरात में है, ऑन 20 सितंबर 25 1990। और उन्होंने फिर उनको खत्म किया तकरीबन ये जी राम मंदिर के पास आके जी, जिनको वो राम की जन्मभूमि भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पे राम पैदा हुए थे। हाँ। खैर, लीगल डिस्प्यूट के अलावा जी इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें ये इन तमाम चीज़ों को अकॉर्डिंग टू राइटर हमें यही दिखता है कि ये एक पॉलिटिकल कार्ड खेला जा रहा है, और उसमें रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से मोदी ने पहले भी जी कम्युनल जो डिस्प्यूट्स थे उनको रेस करवाया, और उनके थ्रू जी वो पावर में आया। फिर इसी तरह से जो पुलवामा वाला हमला था वो भी फेक था पाकिस्तान के ऊपर, वो भी ब्लेम किया गया जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जस्ट वो एक इंसिडेंट बेस बना के वो सेकंड टाइम इलेक्शन वो जी पावर में आ गया था। अब थर्ड टाइम के लिए भी वो इसी तरह की कुछ हरकत करने के लिए जा रहा है। एंड डेफिनेटली ये सब करने से वो भी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इंडिया की जो एक साख है सेकुलरिज्म की, उसको सख्त नुकसान पहुंच रहा है। और वो चल अपनी जो सेकुलरिज्म की आइडेंटिटी है उसको खोता जा रहा है। और अगर हम देखें तो इसमें जी इम्पोर्टेंटली अयोध्या में बिल्कुल ऐसे ही एक जिस तरह से कैथोलिक चर्च था, वैसे ही एक राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, और ये सबसे यानी कि महंगा जो मंदिर बनाया गया है इंडिया में। एंड फर्दर वहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक चीज़ और भी है जी, एडिशनल है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े अमीर लोग गए थे, किसी ने 20 किलो सोना दिया, किसी ने 30 किलो सोना दिया जी। इस तरह से वहाँ पे वो अपनी एक रिलीजियसली जो उनकी जी एक एफिलिएशन है वो वहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन इसके जो पीछे गेन्स हैं जी वो ओनली पॉलिटिकल गेन्स हैं। और इसमें जी वो चार बड़े शंकराचार्य हैं उनके, जो जिन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। और उनमें से मोस्टली का कहना था कि क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज जो एक मंदिर होता है उनके अकॉर्डिंग वो भगवान का एक पूरा जिस्म होता है। तो हम कैसे कैसे जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे अभी भगवान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जी। फिर इस तरह से उनकी क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, उनके अगेंस्ट बीजेपी की तरफ से इल्जामात लगाए गए कि उन्होंने जी कांग्रेस से पैसे लिए, बिकॉज कांग्रेस के भी बहुत सारे रहनुमा जो हैं उन्होंने शिरकत नहीं की इसमें। एंड फर्दर उन्होंने जी इस चीज़ को डिनाई किया। और उन्होंने फिर उनके ऊपर कुछ और भी इल्जाम थे जी कि ये मुसलमान हो गए हैं, जो बड़े चार शंकराचार्य हैं। और डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर वो उनके ना जाने की वजह से मोदी को इससे नुकसान जरूर पहुंचा है। लेकिन फिर भी जो एक RSS के लोग हैं जो हिंदू नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया जी। और हो सकता है कि अभी वो रिसेंटली एक और मंदिर की इफ्तिताह करे, जो कि उनके भगवान कृष्णा के नाम से है। सो डेफिनेटली ये एक पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें ये जो चीजें थी ये बातें की गई अकॉर्डिंग राइटर की तरफ से जी। एंड हमारा जो फोर्थ ये हमारा जो लास्ट आर्टिकल है जी ओपिनियन बेस्ड, वो है बिल्डिंग ट्रस्ट के नाम से। बेटा ये आर्टिकल बेसिकली क्लाइमेट चेंज को डिस्कस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स हैं और किस तरह से। फिर एक इसमें रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को इसमें डिस्कस किया जाता है। और वो बता रहे हैं कि तकरीबन 1.45 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। और जो एक थ्रेश होल्ड था 1.5 सेल्सियस, तो डेफिनेटली उसको ये उसको ये मीट कर रहा है उस थ्रेश होल्ड को, जो कि 2030 तक किया जाना था। लेकिन डेफिनेटली 2023 जो था वो सबसे हॉटेस्ट ईयर था जी। और पेरिस एग्रीमेंट को अकॉर्डिंग टू राइटर जी वायलेट किया गया, बिकॉज जो उसमें उसमें जी जो मिटिगेशंस थी उनको फिलअप उनको जी मिटिगेट नहीं किया गया। एंड फर्दर ये सब चीजें जी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक की अगर हम देखेंगे 2050 तक जो क्लाइमेट चेंज है वो तकरीबन 216 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर देगा। और इसकी वजह से
स्पेशली अफ्रीका एंड एशिया में। और इसकी वजह से जो क्राइसिस हैं जो कि एक्सरबेट हो रहे हैं, जो डेफिनेटली वर्स होते जा रहे हैं, जिसमें पॉवर्टी है, इनइक्वेलिटी है, हंगर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है। और स्पेशली वो कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके पास इन तमाम चीज़ों को निपटने के लिए पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो इनसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जी डेफिनेटली जो हमने वर्ल्ड बैंक की बात की कि वो डिस्प्लेस करेगा जो ये क्राइसिस हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जी ड्रॉट एंड फ्लड्स की वजह से वो लोग डिस्प्लेस होंगे। एंड फर्दर जी जो जैसा हमने कहा कि इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट को डिस्कस किया गया, जो ये अभी रिसेंटली जो रिलीज हुई 2024 में। और उसमें कुछ उन्होंने मेजर थ्रेट बताए, जिसमें जी उसमें कुछ वार्निंग्स थी उसमें। और जिसमें बताया गया जी कि जो क्रिटिकल चेंजेस हैं अर्थ के सिस्टम में, एक दे आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड जो क्रिटिकल चेंजेस हैं अर्थ के सिस्टम में, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम कोलैप्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेज। तो डेफिनेटली इसके साथ साथ जो पोल्यूशन है, तो इन ये वो रिस्क्स हैं, ये वो थ्रेट्स हैं जी जिनको रैंक किया गया फर्स्ट 10 नंबर के ऊपर। ये टोटल जो उन्होंने रिस्क्स जो थ्रेट हमें बताए हैं वो 34 थ्रेट्स हैं। एंड इस रिपोर्ट ने वार्न किया है कि जो क्लाइमेट चेंज के रिस्क्स हैं या जो दूसरे रिस्क्स हैं, डेफिनेटली ये जो है ये इवॉल्व होंगे, ये इवॉल्व होंगे जी एक पोली क्राइसिस में। एंड देन ये डेफिनेटली नेचुरल जो शॉर्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, ये उसमें उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड फर्दर अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जी, यही वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तकरीबन 2050 तक 20.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा वर्ल्ड की इकोनॉमी को। और इसके साथ साथ 14.5 मिलियन लोगों की डेथ हो जाएगी 2050 तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से। आगे वो रीजन भी बता रहे हैं कि क्या क्या रीजन होंगे। फ्लड होगा उसमें, हीट वेव, वाइल्ड फायर्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये सब उसके रीजंस होंगे जी। एंड फर्दर इसमें वो ये बताते हैं कि तकरीबन जो हाईएस्ट एक्यूट रिस्क है क्लाइमेट इंड्यूस्ड मोर्टेलिटी का, जो कि एस्टिमेटेड है तकरीबन 8.5 मिलियन लाइव्स, यानी कि वो 8.5 मिलियन लाइव्स को ले जाएगा जी। फिर सेकंड डेफिनेटली ड्रॉट है, जो सेकंड लीडिंग कॉज है क्लाइमेट रिलेटेड मोर्टेलिटी का, वो है जी ड्रॉट, जिसमें तकरीबन 3.2 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं। ये सब वो चीजें बता रहे हैं 2050 तक 7 ट्रिलियन जो वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान होगा। और डेफिनेटली राइटर इसमें ये भी बताता है कि ये जो चीजें हैं, ये डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बिटवीन एक ट्रस्ट डेफिसिट का काम भी कर रही हैं। और जो भी वादे किए गए जी COP 28 में, उसमें कुछ फंड्स एलोकेट किए गए। डेफिनेटली वो फंड्स पूरे तो नहीं किए जा सकते, लेकिन उनको तेज करना होगा ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जल्दी से कोई ना कोई अपनी सोल्यूशन से निकाल सकें, कुछ अडेप्टेशंस को वो अडॉप्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। बिकॉज उनके पास ये रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपनी कंट्री में क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपनी जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर कर सकें जी। और डेफिनेटली राइटर ये भी बताता है कि जो इस वक्त, यानी कि हम स्टैंड करते हैं बिटवीन 194 बिलियन डॉलर एंड 366 पर ईयर इज वाइडनिंग, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। और इस ये अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें इनहेंस होती जा रही हैं। और अगर हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स को देखें, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज की फाइनेंशियल नीड्स जो हैं अडॉप्टेशन के लिए, वो भी इंक्रीज होती जा रही है। वो कहते हैं कि 2015 बिलियन से लेके 387 बिलियन तक वो हो जाएगी 2030 तक, और ये 2050 तक सिग्निफिकेंटली राइज होगी। तो डेफिनेटली जी इसमें जो इसको कंक्लूड किया जाता है वो इसी तरह से किया जाता है कि अगर हमने अपने इस प्यारे प्लेनेट को बचाना है तो हमें मिल के इस जो नेचुरल डिजास्टर है इसका सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए अपने माहौल को ग्रीन माहौल बनाना पड़ेगा, क्लीन माहौल बनाना पड़ेगा जी। जिसके लिए हमें जो डेवलपिंग
कंट्रीज हैं उनको वो फंड्स एलोकेट करने की ज़रूरत है डेवलप कंट्रीज की तरफ से, जो कि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किए हैं। एंड इस तरह से जी वो अपनी कंट्रीज में जो उन्होंने मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट दिस डिजास्टर, वो अपने मेजर्स लेंगे। अदरवाइज वो जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को ही हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं जी। होपफुली ये चारों के चारों आर्टिकल आपको समझ आए होंगे जी। इनको मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की ताकि आप इनके मेन आइडिया को ग्रैब कर सकें जी। और अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी।